नमस्कार, न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी उपचुनाव के नतीजे इस बार सबसे अलग और ऐतिहासिक रहे। एक और जहां अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहा, वहीं रामपुर जैसा मजबूत किला समाजवादी पार्टी से ढह गया, जबकि खतौली की सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। उपचुनाव में जीत हार को लेकर जहां जश्न और समीक्षाओं का दौर अब शुरू हो चुका है, वहीं परिणाम पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस उपचुनाव को कोई बीजेपी एसपी की मिलीभगत बताता है, तो कोई चुनाव के परिणामों पर ही सवाल उठा रहा है। यही नहीं, अखिलेश पर जबरन आजम खान को हराने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एसपी से आजम दरकिनार हो गए फिर से? रामपुर की सीट पर क्या सियासी खेला हुआ जो आरोप लगाए जा रहे हैं? और मैनपुरी पर जीत के लिए क्या रामपुर को गंवाया गया? डिंपल की जीत के लिए सियासी सौदेबाजी के आरोपों में आखिर कितना दम? उपचुनाव में फ्रेंडली मुकाबले को लेकर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव परिणाम पर उठे सवाल, एसपी से आजम हुए दरकिनार, खतौली को पाया, रामपुर को गंवाया। उपचुनाव में फ्रेंडली मुकाबला। यूपी उपचुनाव में 2-1 से एसपी की जीत और रामपुर जैसे मजबूत गढ़ में बीजेपी की सिंदबारी से जहां दोनों दलों के नेता कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में जीत का जश्न बनाने में लगे हैं, वहीं रामपुर में एसपी की करारी हार और मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत सियासी दलों की समझ से परे है। अब उपचुनाव परिणाम को लेकर सवाल उठने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आज जनता परेशान है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने का काम कर रही है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और शासन का दुरुपयोग करके सीट भले जीत ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि रामपुर का चुनाव भी वो जीते नहीं है, जिताए गए हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी को चुनाव आयोग, जो कि संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करना चाहिए। चुनाव सरकारी मशीनरी नहीं कराती, बल्कि चुनाव आयोग कराता है, और सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के अधीन होकर के काम करती है। आखिर क्या रामपुर की सीट पर खेला हुआ? क्या डिंपल की जीत के लिए सौदेबाजी हुई? क्या अखिलेश यादव जानबूझकर आजम को दरकिनार करने के लिए रामपुर जैसा मजबूत किला हारे? क्या इस चुनाव में प्रशासन केवल बहाना था, असल में आजम पर ही निशाना था? ये ऐसे सवाल हैं जो रामपुर में बीजेपी की जीत और खतौली में एसपी की विजय के बाद उठने लगे हैं। ट्वीट के जरिए सियासी दल निशाना साधने में लगे हैं। उपचुनाव परिणाम को लेकर इस सियासी ट्वीट से यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। आनन फानन में अखिलेश यादव पूरे मामले में सफाई देने लगे हैं। वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं और हर वर्ग ने मदद की है, चाहे अग्रणी हो, पिछड़े हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। समाजवादी पार्टी और आदरणीय आजम खान साहब कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। केवल ये ट्वीट नहीं, बल्कि इससे कुछ दिन पहले रामपुर में एसपी की हार पर AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से फिदिया करने का काम किया, मतलब एक्सचेंज कर लिया। उन्होंने रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी को दे करके और भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी सीट को लेने का काम किया है। रामपुर में आजम खान या आजम खान के परिवार की या उनके नेताओं की सुध लेने के लिए कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से बात हो चुकी थी कि रामपुर आप ले लीजिए, मैनपुरी हम लेते हैं। मैनपुरी और रामपुर शुरू से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मैनपुरी में नेताजी के निधन से खाली सीट पर जहां उनकी बहू डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी, ऐसे में उनके निधन की सहानुभूति और चाचा शिवपाल के साथ आने के बाद डिंपल यादव को हराना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। लेकिन जिस सीट पर 42 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा हो, जो आजम खान जैसे कद्दावर नेता की सीट रही हो, ऐसे में मजबूत किले में सेंधबारी से खुद एसपी के दिग्गज भी हैरान हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लग रहा है। गुड सैफ हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।
चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, उमेश यादव जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अवधेश सर, चर्चा की शुरुआत आज आपसे ही। पहले एमआईएम फिर बीएसपी, ये जो फ्रेंडली फाइट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश भर है या फिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर लड़ाई है और 24 की बुनियाद अभी से तैयार की जा रही है? जो कुछ भी आप पूछ रहे हैं इस सब में सच्चाई होती है, क्योंकि एमआईएम ने सवाल उठाया कि भैया दोनों के बीच समझौते हो गए, क्योंकि उसको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान बार बार भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट दे करके शायद निराश हो गए हैं कि ये हरा नहीं रहे अखिलेश यादव। तो जब हरा नहीं रहे तो शायद इस प्रकार का हम बयान देंगे तो मुसलमानों का आकर्षण हमारी ओर होगा। तो ये एक रणनीतिक उनके ये स्टेटमेंट आता है एमआईएम की ओर से कि दोनों में सहमति हो गई। क्या संभव है कि बीजेपी कहेगी कि आप मैनपुरी ले लो, हम रामपुर ले लेंगे, और अखिलेश यादव उसके लिए तैयार हो जाएंगे और बीजेपी भी तैयार हो जाएगी? इस ढंग से तो हमने कभी लड़ाई देखी नहीं है। जो कुछ भी चुनाव हुआ है आजम खान के क्षेत्र में, पहले भी रामपुर लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां जीत चुकी है, और इस बार विधानसभा चुनाव में लगता है जैसे लोगों की बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी कि इतनी कम संख्या में लोग लगे, या ये भी संभव है कि सुरक्षा व्यवस्था जो ज्यादा सख्त और ज्यादा कठोर था उसके कारण भी थोड़ा मतदान पर असर पड़ा हो। लेकिन ये मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो यह है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो जाए कि राजनीति पर इस समय उसके मुकाबले कोई दूसरी पार्टी न रहे। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोग ये मान लें कि भाजपा के मुकाबले केवल मेरी पार्टी ही है, ताकि जितने भाजपा विरोधी वोट हो हमारी ओर कंसोलिडेट हो। तो ये दोनों चीजें जब होंगी तो उसमें थोड़ी ऐसी सहमति होगी। तो इसलिए एमआईएम की अपनी रणनीति है। अब बाकी तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान जाने, उनको सोच समझ के मतदान करना है, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या जितना दुश्मन वो मानते हैं बाकी बीजेपी उसी प्रकार से मुसलमान विरोधी है, या बीजेपी के जो कल्याण के कार्यक्रम है, जो कानून व्यवस्था है, उसका लाभ मुसलमानों को भी मिला है। तो ये तो वहां के मुसलमानों को सोचना है। मेजर आशीष, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे है। रामपुर में एक तरफ से वो मछली थी लोकसभा चुनाव में और उपचुनाव विधानसभा दबाया, तो वो मछली की आंख तक बीजेपी पहुंच गई और वो किला आप लोगों का ढह गया। मुस्लिम वोट जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को गए, तमाम एनालिस्ट ने यह दावा किया, ये बातें कही गई, क्या उसमें बीजेपी ने अब सिंधमारी कर दी है और बाकी पार्टियां भी सिंधमारी की कोशिश कर रही हैं क्या? देखिए, पूरे देश में आज एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। अगर आप देखें जो हाल में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो चली गई। दिल्ली एनसीडी पे 15 साल से कब्जा था, वो भी चला गया। खतौली विधानसभा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वो भी हार गई। अब बात करिए जो मैनपुरी की, अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक जीत। बहुत से चैनल पे डिबेट होती थी, लोग बोलते थे लास्ट जो चुनाव हुआ वो मुलायम सिंह जी जो है वो केवल 90-95 हजार से जीते हैं। तब भी हम कहते थे कि अब हम 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे लगभग, और वही हुआ अंततः। तो अगर आप देखें तो पूरे देश में एक माहौल बनता जा रहा है। उसके भी कई कारण, जैसे आपने पेंशन बंद करी, आपने अभी जीएसटी की जो छापेमारी हो रही है, अंधाधुंध लोगों के ऊपर फाइन लगाया जाए। तो आप देखेंगे कि अभी जो ये मेयर और पार्षद के चुनाव हैं उसमें जनता और खासतौर से व्यापारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कुल के खिलाफ जो है वोट डालने जा रहा है। इन तमाम बातों के भीतर रामपुर को लेकर 2 विपक्षी पार्टियां पर सवाल उठा रही हैं, और उस सवाल जैसा कि अवधेश सर ने भी कहा कि वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सवाल है। उस पर एक मुश्त राज जो आपका 2022 विधानसभा चुनाव में दिखा है, अगर उसमें सेंधमारी होती है तो नुकसान आपका 24 में भी होगा और निकाय चुनाव में भी होगा। बिल्कुल नहीं होगा कहीं भी कोई चुनाव। हम कभी भी ना हिंदू वोट और मुस्लिम वोट इस तरीके की गिरी हुई बातें हम लोग कभी करते ही नहीं है। राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मुस्लिमों के यादव वोटर्स के नाम काटे गए, अगर स्पेसिफिक नाम उनकी तरफ से लिया जाता है, आरोप लगाया जाता है, तो सवाल उठेगा। और आप बेहतर समझते हैं कि जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए क्या है प्रदेश में। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये धारणा बना दी गई, इस तरीके की ऐसी धारणा होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना बूथ हार जाते मैनपुरी में। अब आप देखिए, आपको मैं याद दिला दूं कि एक रात पहले केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि कल आने वाले चुनाव के परिणाम 2024 की जो है वो नहीं सर, ये हम वापस चले जाएंगे रिजल्ट्स की तरफ। अभी हमारा जो फोकस है डिबेट का वो ये है
कि आखिर फ्रेंडली मुकाबले को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर और बीजेपी पर हमलावर क्यों है? मुझे भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रवक्ता है, आप उनको बोलने दीजिएगा, वो डिपेंड कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो रात की सुबह ही केशव प्रसाद मौर्य को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा। सुनिए ना, बहुत आराम से मैं कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये नहीं था कि नतीजे क्या है, उसका आकलन क्या था, उस पर हमने चर्चा कर ली, 4-5 दिन हो गए। मेरा सवाल ये है कि दो विपक्षी पार्टियां जब सवाल उठा रही है रामपुर को लेकर स्पेसिफिक, वो मुस्लिम वोट बैंक से सीधे जुड़ता, आप भी समझते हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या तर्क है? सारे वीडियो के घर में घुस के पुलिस जो है लोगों को मार रही है, भगा रही है। घर के अंदर घुस के वीडियो हैं, घर के अंदर घुस के वीडियो हैं, जहां पुलिस जो है घर के अंदर लोगों की घुस रही है, मार रही है, निकलने नहीं दे रही है। आप जब वोटर लिस्ट का वो देखेंगे कि जिस बूथ पे 1000 वोट है वहां 20 वोट पड़ रहा है। हरीश जी जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी अपने उन सवालों पर अभी भी कायम है और विपक्ष के जो आरोप है, चाहे MIM हो या BSP, उन आरोपों में आप कितना वजन देखते हैं, कितना दम देखते हैं? और सबसे बड़ा फैक्टर यह कि आप लोगों का जो दावा है कि रामपुर में पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन आप लोगों के लिए कामयाब हो गया, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ आ रहा है? निश्चित रूप से आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का जो संकल्प है, और उसको लेकर के आज सभी जाति वर्ग समूह धर्म संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उसके मजबूती से समर्थन में खड़े हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव आपका नहीं है मुस्लिम समुदाय से, हरीश जी, कैसे वोट मिल रहा है, यही तो पूछ रहे हैं लोग। देखिए, ये तो जब विनेबिलिटी पे ये प्रत्याशिता तय की जाती है, और जब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जब मुस्लिम समाज का उस समीकरण उस तरह से बनेगा कि मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, तो वो अरे जो लोग राज्यसभा में थे आपके, उनको वापस मौका नहीं दिया गया। जफर इस्लाम साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब उसी रामपुर से आते हैं। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो खुद रिप्रेजेंट कराइए अपने नेताओं से, वोट मिलेगा कैसे आपको? ये तो केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। और अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो ये अब उनका कार्यकाल चूंकि 3 बार लगातार राज्यसभा उनका रहा था। चलिए ठीक है, सरकार बाकी मुद्दों पर करता है, और समाजवादी पार्टी अपने सवालों पर कायम है। हाँ। और जहां तक ये समाजवादी पार्टी के मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जो एक जीत पे इतराने लगे हैं, जो लोग श्रद्धांजलि के नाम पे वोट मांग रहे थे, जो केवल इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे थे, आज वो अगर एक जीत पे इतरा रहे हैं, तो कल चुनाव आने वाला है। बहुत पार्लियामेंट का चुनाव 1.5 साल रह गया है, अपने आप उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। और रहा सवाल MIM ने जो बात कही, ये तो अवधेश जी ने उसका जवाब दिया है। अब अखिलेश जी और MIM का क्या है तो दोनों लोग आपस में तय करेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता रहा कि आखिर MIM को आपकी भी टीम कहा जाता है, अब वो समाजवादी पार्टी पर और आप पर एक मुश्त आरोप वो लगा रहे हैं कि आप दोनों लोग मिल गए हैं। देखिए, ये तो B टीम और ये टीम कोई किसी को बताता रहा। समाजवादी पार्टी को शिवपाल को बताते रहे कि ये B टीम है। चलिए ठीक है, हरीश मैं लौटता हूँ। अंशु भाई, जब बाईपोलर इलेक्शन हम लगातार बैक टू बैक देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, वहां कांग्रेस कहां खड़ी है? भारत जोड़ो यात्रा जनवरी में उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगी, और उन यात्रा के बीच, उन तैयारियों के बीच जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि दोनों बाईपोलर पार्टियों के बीच समझौता हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? अंशु भाई की आवाज बढ़ाइए। राहुल गांधी जी 2000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करने के दौरान और आज भी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या यह है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। कांग्रेस सरकार ने बनाई, सभी सरकारों का योगदान रहा। आज उस देश में 100 में 42 युवा बेरोजगार हैं, और हरीश जी कहते हैं कि जब मुस्लिम वोट देगा तो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हम तो आपके मन से सवाल करते हैं कि ये बताएं कि ब्राह्मण इनको लगातार वोट देता रहा, आज तक क्यों नहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया? आपको दलित ने वोट दिया, आप कहते हैं दलित वोट देता, आपने क्यों नहीं बनाया? केशव मौर्य जी को तो आप स्टूल पर बिठाते। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर वोट नहीं मांग रही है, न ही जनता के मुद्दों पर सवाल दे पा रही सत्ता में बैठने के बाद। इसीलिए आज ये इधर और उधर की बात करते हैं।
कांग्रेस पार्टी चाहे जितना बाइपोलर हो, हम जनता के मुद्दों पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ 1% मुसलमान है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकाल फेंका। जहां बाकी रीजनल पार्टियां सक्रिय हैं, वहां कांग्रेस का जनाधार कम होता जा रहा है। याद करिए वीर बहादुर सिंह के बाद एनडी तिवारी थे, उसके बाद उनके पास मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो वो वापसी कैसे होगी? और खास करके जब दोनों बड़ी पार्टियों के बीच समझौते का आरोप लग रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कहीं पर कोई क्षेत्रीय पार्टी की वजह से कांग्रेस का जनाधार कमजोर नहीं हो रहा। उसके पीछे सीधी बात है कि जनता के मुद्दों पर कौन राजनीति कर रहा है। आज के परिदृश्य में क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही? ये युवा समझते हैं, किसान समझते हैं, सभी ने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक राजनीति चल रही। आप देखिएगा, यकीन मानिए, मैं आपके मन से भरोसा दिलाता हूं, जिस दिन धर्म की राजनीति के दांव पेचरे फेल हो गए, उस दिन कांग्रेस पार्टी आपको चारों तरफ दिखेगी। हिमाचल प्रदेश में भी हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमको जनता ने आशीर्वाद दिया। तो जितनी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कोई भी दल कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे, उनका समय अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि लोगों को अपने रोजगार की चिंता है, लोगों को अपनी नौकरियों की, अपने आय की चिंता है। उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी विफल है। अंशु भाई लौटता हूं मैं। उमेश जी, आप लोगों ने तो दोनों दलों का साथ, जनता के मुद्दे चुनाव नहीं लड़े क्या? हरीश जी लौटते हैं, फिर वापस चर्चा उधर चली जाएगी, रुक जाइए। उमेश जी मेरा, ठीक है अंशु भाई प्लीज दोनों लोग। उमेश जी, आपने तो दोनों घाटों का पानी पिया भाई। समाजवादी पार्टी के साथ भी आप रहे, उसके पहले बीजेपी के साथ रहे, और थोड़ा बहुत बीजेपी के साथ जो आप लोगों की करीबियां दिख रही हैं, क्या आप दोनों दलों में कोई समझौता जैसा है? सही बात यह है आयुष जी कि अल्पसंख्यक वोटों पर सभी की निगाहें हैं। जो एक तत्कालिक ट्वीट हुआ है बहन जी के द्वारा, जिसपे ये परिचर्चा का केंद्र बना हुआ है, असल में सभी लोग अल्पसंख्यक मतों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके। और बीजेपी ने भी जो अभी पसमानदा सम्मेलन कराया, उसके थ्रू, उसके माध्यम से वो कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है। लेकिन सत्य यह है कि अल्पसंख्यक समाज किसी से परहेज नहीं कर रहा है आज, और कतई भ्रमित नहीं होने वाला है। हम आंकड़ों के हिसाब से छोटे दल जरूर है, वो हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखना है, वो हमारी तरफ, हमारे यहाँ भी उतनी ही संख्या है। आप लोग मुख्तार के बेटे को विधायक अपना मानने से इनकार कर देते हैं, आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम आप लोग की तरफ नजर इनायत नहीं, कैसे माने? देखिए, मुख्तार अंसारी जी के बेटे को आदरणीय अखिलेश जी ने हमारे सिंबल से चुनाव लड़ाया, और जब हमारा गठबंधन था, उनका आग्रह हुआ तो हम लोगों को मानना पड़ा। मुख्तार से ओपी राजभर जी मिलने नहीं जाया करते थे? दोस्ती नहीं है, बातचीत नहीं है? देखिए, उनके व्यक्तिगत मित्रता थी, लेकिन जब मुख्तार अंसारी साहब ने अपने तत्वों के द्वारा पूरी तरह से वो प्रश्न चिन्ह उन पे लगने लगे, तो हम लोगों ने उनसे दूरियां बना ली। जो समाज विरोधी है, जो कानून विरोधी है, हम उसके साथ नहीं है। मुख्तार अब अंसारी, चलिए ये इल्हाम जो है, जिससे कहते हैं कि एनलाइटमेंट आप लोगों को विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, ये चौंकाने वाला एक पहलू है। लेकिन अवधेश सर, क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा था, उसके पीछे मुस्लिम मतदाताओं का एकमुश्त होना था, एक बड़ा फैक्टर था? और क्या उसी फैक्टर को देकर एमआईएम और बाकी पार्टियां जो हैं निशाना साध रही हैं, मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही हैं? और साथ ही एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सा सवाल, क्या बीजेपी सच में पसमानदा मुसलमानों के सहारे सेंधमारी कर पा रही है, या कर पाएगी 24 में अपने जनाधार को एक्सपेंड करने के दावे के बीच? देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब एक देश भर की वो सारी ताकतें उत्तर प्रदेश में आई थी, जो चाहती थी कि किसी ढंग से योगी आदित्यनाथ की सरकार हारे, बीजेपी जाए, तो सारे वोटों का कंसोलिडेशन हो गया था। उसमें मुस्लिम वोट भी था, बिल्कुल इन ब्लॉक आया था। उसमें मुस्लिम वोट के साथ साथ वो सारे जो एंटी बीजेपी थे, तो वो वोट आप देखें, इसलिए बसपा के वोट परसेंट कितना गिर गया, कांग्रेस की क्या दशा रही, तो इन ब्लॉक वोट गया था वो। अब हर बार वही स्थिति दोहराई नहीं जी या सकता है ना कि केवल मुसलमानों का था, ये नहीं है, सभी वोट गए थे। दूसरी बात, जहां तक ये बीजेपी का प्रश्न है, देखिए बीजेपी पसमानदा की बात कर रही है, जो कि पसमानदाओं की एक लड़ाई है कि अब वो अगर मान लीजिए उनका धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी वो छोटी जाति के रूप में कोई नाई है, कोई जुलाहा है, कोई कुम्हार माना जा रहा है। और एक बड़ी लड़ाई देश भर में है कि उनको समानता का आधार नहीं मिलता है। उनके बच्चों की शादियां जो जिसको अजलाफ वर्ग बोलते हैं ऊपर, उन लोगों के यहाँ नहीं होता है। जो कुरैश हैं, जो दूसरे हैं, उनके पठान हैं, उनके यहाँ नहीं होता है। तो वो एक लड़ाई है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे उच्च कुलीन मुसलमान है, अभी तक उनकी मनाई स्थिति नहीं बनी है कि हमको भाजपा के पास जाना चाहिए, क्योंकि देश में इस ढंग का वातावरण बनाया गया है कि बीजेपी पार्टी ही एंटी मुस्लिम है, जबकि बीजेपी की सरकारें जगह जगह रह गई हैं। जो कार्यक्रम है वो सभी के लिए हो रहा है। कोई ऐसी नीति नहीं होती जिससे कहा जाए कि मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त कोई काम हो रहा है, लेकिन यह धारणा है, इसलिए ये कोशिश और अवश्य कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार के तौर पर मुझे अभी निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलने की, छोटा मोटा मिल सकता है, लेकिन कोई बड़े चंक में मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती है। चाहे आप इसके लिए जितना प्रयत्न करें, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान इस बात पर पुनर्विचार करने लगे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के अलावा क्या हमारा कोई विकल्प हो सकता है। हरीश जी, एक बड़ा मुद्दा है कि रामपुर के सारे दिल्ली तक का 24 तक का रास्ता नापने की कोशिश की जा रही है, और उसमें अगर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज 2022 में समाजवादी पार्टी का रहा, वही अगर रहता है लोकसभा चुनाव में, हालांकि पैटर्न हो सकते हैं, अलग मुद्दे होंगे, चेहरे होंगे, आप यही कहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो विपक्षी दल पूरी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विपक्षी दल तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जनता जनार्दन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के सचिव नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो सबको साथ लेकर के चलने की है। भारतीय जनता पार्टी उसी पर सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी दिखाने जताने की कोशिश कर रही है कि रामपुर के मुसलमानों से आपने वोटिंग का अधिकार छीन लिया। अब इससे होगा क्या कि बाकी प्रदेश के जो मुसलमान हैं उनको लगेगा कि भैया देखिए ऐसा हो रहा है, ये एक मुद्दा है, और उस मुद्दे के सारे समाजवादी पार्टी को फायदे की उम्मीद है। ये डिजिटल, आज की डिजिटल दुनिया में ये संभव नहीं है। अगर रामपुर में भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी तो मैनपुरी में भी कर सकती थी, खतौली में भी कर सकती थी। मेजर आशीष, जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। ये स्पेसिफिक बीजेपी रामपुर में ही क्यों करेगी? मैनपुरी और खतौली हार क्यों जाएगी? और खतौली हारना ज्यादा बड़ी हार है वो, और इस तरह के आरोपों जो क्वेश्चन आरएलडी के लिए बने। मेजर आशीष, सामने मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सारे वीडियो सामने हैं। आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। मैंने कहा ना, जिस बूथ पे 1200-1300 वोट थे, उस पे बूथ पे वोटर लिस्ट में 1300 नाम है, वहां 25 आदमी वोट डाल रहे हैं, 20 आदमी वोट डाल रहे हैं, तो बाकी सब कहाँ गए वोट डालने? कहाँ गए वो सब वोट? क्यों नहीं आए? और यही पूरा पैटर्न है पूरी विधानसभा का। क्या हो गया ऐसा कि लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए? ऐसा क्या हो गया? आजम खान साहब के अत्याचार से निजात पाना चाह रहे थे। आजम खान साहब के अत्याचार से वो सब पीड़ित थे और इसलिए वो उदासीन हो गए। भले ही मीडिया ना दिखाए, वो जो ईमानदार मीडिया है वो भले ही ना दिखाए उसे, लेकिन सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। पर तो विश्वास करिए, ईवीएम पर विश्वास कर लीजिए, आयोग पर विश्वास कर लीजिए, मीडिया पर विश्वास करिए। अगर यही नहीं दिखाना होता तो आपको बुलाते क्यों? आपको बोलने का मौका क्यों देते? फिर अपना ही जजमेंट पास कर देते। आप बोल रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, मैंने आपको रोका क्या कहीं? हर आदमी वीडियो बना के डालता, अगर किसी चुनाव। अंशु अवस्थी जी, 24 की लड़ाई की तैयारी है साफ तौर पर। अंशु जी, 24 की लड़ाई की तैयारी साफ तौर पर है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है वो क्या एक वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा? एक वक्त पर जो कांग्रेस के साथ वोट बैंक वो रहा करता था, वापसी हो पाएगी? न 3 में न 13 वाला आंकड़ा कब खत्म होगा आप लोगों के लिए? देखिए, मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आज के दौर में जो सरकार ने वादे किए थे, वो कोई भी वर्ग हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई, सभी सरकार से नाराज है। 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष मजबूती से लड़ेगा, और आप देखिएगा जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश से संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिली है, भगवान राम को भी, भगवान लक्ष्मण को भी संजीवनी उसी हिमालय से मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये दुशासन चलने वाला नहीं है, जो इनका ये कुशासन है, अब इसको जनता समझ चुकी। ये सिर्फ चुनिंदा व्यापारियों के लिए ठीक है। उमेश यादव जी, आखिरी देश की जनता 24 की लड़ाई में एसडीएफ कहां खड़ी? उपचुनाव की लड़ाई में तो हमने बहुत बुरी गति देखी, आप लोगों की जमानत जब्त हो गई। कहां खड़े आप लोग निकाय चुनाव और इसके अलावा 24 का रण? देखिए, हमने इस उपचुनाव से पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये हमारा छमाही परीक्षा है, छमाही इम्तिहान है, हम फाइनल एग्जाम्स के लिए आगे तैयारी करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं, हम आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए। तो उपचुनाव में फ्रंटी मुकाबले का आरोप लगा है 2 दलों की तरफ से। आरोप है या साधने की कोशिश है उस वोट बैंक को जो रामपुर में एक वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाया करता था,
लेकिन लोकसभा उपचुनाव रामपुर में हार और फिर विधानसभा उपचुनाव रामपुर में हार को लेकर अब विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं और बीजेपी पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। ये छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर उठे।